हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। जैसा कि आप सब लोग को पता है कि हमने जो स्पेशलाइजेशन का पोर्शन है JKSSB सोशल वेलफेयर सुपरवाइजर का, उसके ऑलरेडी हमने 2 यूनिट्स को कंप्लीट किया है विथ MCQs, जिसमें मैंने MCQs के लेक्चर्स भी अपलोड किए थे। और आज कल हमने यूनिट 3 को स्टार्ट किया था, जिसमें एक फर्स्ट टॉपिक को हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जो इंसानी बेसिक हुकूक है, राइट्स हैं, उनको यूनिवर्सली डिक्लेयर कब किया गया, यूनिवर्सली डिक्लेरेशन कब मिली और किसने की। थोड़ा जो ह्यूमन राइट्स का लेक्चर है जो इसके पहले मैंने अपलोड किया ऑलरेडी, उसको आप जाके देखना। उसमें मैंने थोड़ा बहुत UNO के बारे में बोला था, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। उसी ने क्या किया था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। से वादा करता हूं कि अगर आप ये लेक्चर लास्ट तक देखते हो तो फिर आपको कोई भी लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए लेक्चर को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना टाइम गवाए। तो जो हमारी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो किसने की थी भाई? वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने की थी, UNO ने की थी। ये अभी मैंने आपको बोला और पिछले लेक्चर में भी बोला। तो हम पहले यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को छोड़ के हम पहले समझते हैं कि जो ये कहानी है UNO की, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की, ये कहाँ से स्टार्ट हुई और ये ऑर्गेनाइजेशन बनी कैसे, वजूद में कैसे आई ये ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर जो हमारी कहानी है वो स्टार्ट होती है जुलाई 28, 1914 में, जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था। जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था वो किस किस के दरमियान हुआ था? जर्मनी और एलाइड पावर्स। एलाइड पावर्स में कौन कौन थे भाई? एलाइड पावर्स में फ्रांस था, रशिया था, यूनाइटेड किंगडम था, यूके था और था हमारा इटाली भी था इसमें। एक तरफ ये अलाइड पावर सब जिसमें फ्रांस, रशिया, यूके, इटली था, दूसरी तरफ जर्मनी अकेला था, किंग गब्बर सिंह अकेला था। तो जब ये जंग हुई थी, अगर मैं शॉर्ट में बोलूं, जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था तो दुनिया में बहुत ज्यादा तबाही हुई, क्योंकि वार तो इट इज अ कॉज ऑफ लॉस, इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और जब वर्ल्ड वार 1918 में खत्म हुई तो उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज ने सोचा, जो वर्ल्ड में, उनने सोचा कि इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और अगर ऐसा ही कोई जंग फ्यूचर में भी हुआ तो हमारा तो बहुत ज्यादा ऐसा भी पॉसिबल है कि इंसानों का नाम ही मिट जाए दुनिया से। इसलिए एक ट्रीटी हुई, एक सुलह हुआ, एक मुआहदा हुआ। जैसे आपने नेबर के साथ जंग की, लड़ाई की, आपने उसके शीशे तोड़े, तो फिर गांव में जो और कमेटी होती है वो आती है आपके घर, आप दोनों के बीच में एक मुआहदा होता है कि आज के बाद मैं आपकी शीशे नहीं तोड़ूंगा आज। और आपको जो वो कमेटी होती है आपके गांव में, वो बोलती है इसको आपको कंपनसेशन देनी पड़ेगी, इसको पैसा देना पड़ेगा क्योंकि आपने इसके शीशे तोड़े। आर यू अंडरस्टैंड? इसी तरह एक ट्रीटी हुई थी, एक मुआहदा हुआ था, किस किस के दरमियान? जर्मनी के दरमियान और बाकी अलाइड पावर्स के दरमियान। जो मैंने अभी बोला आपको, अलाइड पावर्स में कौन कौन था? हमारा फ्रांस था, रशिया था, यूके था और इटली था। इनके दरमियान एक मुआहदा हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में एक मुआहदा हुआ था, जून 28, 1990 में एक मुआहदा हुआ, जिसके तहत एक लीग बनाई गई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज के मेंबर भी थे। एक लीग बनाई गई थी कि किस लिए? ताकि जो ये लीग है, जिससे क्या होगा, जिससे कभी भी जो वर्ल्ड वार फर्स्ट से हमारा नुकसान हुआ वो दोबारा ना हो। इसलिए क्या बनाया गया? लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस क्या था? ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कब बनी थी? 1920 में। ये किसके अंडर बनाई गई थी? ट्रीटी ऑफ वर्सलाज के तहत। अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्सलाज एक लीग बनाई गई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी और ये ऐसी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जो किस लिए बनाई गई थी? ताकि जो वर्ल्ड वार फर्स्ट में तबाही हुई भाई, ऐसी तबाही दोबारा ना हो।
इसलिए ट्रीटी ऑफ वर्सलास के तहत लीग ऑफ नेशंस बनाई गई। यहाँ तक आपको समझ आया? तो अब बढ़ते हैं हम आगे। जब जो हमारी लीग ऑफ नेशंस है ये बनाई गई थी किसके लिए? ताकि वर्ल्ड वार फर्स्ट में जो तबाही हुई वर्ल्ड वार सेकंड ना हो। मगर ऑब्वियसली जो हिटलर चाचा था हमारा, उसने जो जर्मनी के लोग हैं उनको भड़काया कि हमारी जीडीपी डाउन हो गई, हमें नुकसान हुआ। इन्होंने जो ये ट्रीटी हुई, ये सलाह हुआ, इसमें वन साइड फैसला हुआ। इन्होंने एक जो अलाइड पावर से इनका साथ दिया, हमारा साथ नहीं दिया, हमें नुकसान हुआ, जिससे जर्मनी के लोग भड़क गए और वर्ल्ड वार सेकंड हुआ। फिर ये जो लीग बनाई थी गई थी किस लिए? ताकि वर्ल्ड वार सेकंड ना हो। मगर वर्ल्ड वार सेकंड को रोक नहीं पाई, ये वर्ल्ड वार सेकंड को होने से ये रोक नहीं पाई। इसलिए क्या हुआ? इसलिए इस जो हमारी लीग ऑफ नेशन है इसको डिसॉल्व किया गया 1946 में, और 1945 में ही क्या बनाई गई? हमारी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाई गई थी। और इसके कितने मेंबर्स हैं? 193 कंट्रीज इसके मेंबर है। किसके? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की। शॉर्ट में मैंने आपको समझाया कि यूएनओ का कॉल क्या था बनने का। जो हमारी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जिसने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किया था, इसका क्या रीजन था बनने का। और जो बच्चे नोट्स के जो नोट्स बनाते हैं उनके लिए यहाँ पे मैंने लाया है, वो ये इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, आराम से नोट्स पे लिख सकते हैं। या अगर नोट्स इतना टाइम नहीं है आपके पास, मैं सलाह नहीं दूंगा नोट्स बनाओ क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं आप इसका जो लेक्चर है पूरा लेक्चर इसका पीडीएफ डालूंगा आपके ग्रुप में। आप जाके वहां पे और आराम से इसको डाउनलोड करके फिर आराम से इससे रिवाइज कर सकते हो। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी जिनको तसली नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो लिया आपने स्क्रीनशॉट। तो अब करते हैं हम बात हमारी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की। ये क्या था सर जी? ये एक डॉक्यूमेंट था जिसमें ह्यूमन राइट्स को डिक्लेयर किया गया कि ये सब कंट्रीज जितने भी मुल्क हैं ना दुनिया में, उनको मानना ही पड़ेगा, उनको इन ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। जो हमारी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुई थी इसमें जो हमारा ये क्या था, एक सिंपल में समझे ये इसमें एक डॉक्यूमेंट को अडॉप्ट किया गया। किसमें? जो हमारी यूएनओ है ना, यूनाइटेड नेशंस, उसके जनरल असेंबली में। कब किया गया? दिसंबर 10, 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन की गई। किसमें? एक डॉक्यूमेंट को अडॉप्ट किया गया। किसमें? जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस में। क्या हुआ? उसमें जो हमारे ह्यूमन राइट्स है, इंसानी हुकूक है, उनको डिक्लेयर किया गया कि भाई आज के बाद जो जितने भी कंट्रीज है दुनिया में उनको ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और ह्यूमन राइट्स को मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये क्या है? ये इसमें कितने आर्टिकल्स लिखे गए? जो ये डॉक्यूमेंट था इसमें 30 आर्टिकल्स लिखे गए जो हमारे सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट्स को कवर करते हैं। और ये जो हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का डॉक्यूमेंट है इसको 500 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया गया है अभी तक। शॉर्ट में अगर हम समझे, ये एक डॉक्यूमेंट था जिसको पास किया गया, कहाँ पे अडॉप्ट किया गया, कहाँ पे? यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में। कब? दिसंबर 10, 1948 में। और इसमें जो 30 आर्टिकल्स को लिखा गया और इसके प्रेम्बल भी लिखा गया। प्रेम्बल में लिखा गया कि हर एक कंट्री को ऐसा ऐसा हक मिलना चाहिए और हर एक कंट्री में जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। हम बात करते हैं क्यों जो ये इसके 30 आर्टिकल्स है भाई, इनके बारे में हम बात करते हैं कि कौन हमारा आर्टिकल क्या बोलता है। हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 1, ये बोलता है राइट टू इक्वालिटी। हर एक इंसान को राइट है, हक है कि इक्वालिटी उसके साथ होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए हमारी सोसाइटी में। आर्टिकल 2 क्या बोलता है? फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी हद तक डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव। जैसे बोलते हैं ना, वो काला है, वो गोरा है, या वो अमीर है, वो गरीब है, इन द टर्म्स ऑफ कास्ट, कलर, रेस, या किसी भी टर्म्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। 2 हमारा बात करता है फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी इंसान के साथ।
आर्टिकल 3 क्या बोलता है? आर्टिकल 3 बोलता है भाई राइट टू लाइफ, इंसान को जीने का हक है, जिंदगी का हक है, लिबर्टी का हक है, पर्सनल सिक्योरिटी का हक है। आर यू अंडरस्टैंड? इसके बाद है हमारा आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या बोलता है? फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। स्लेवरी मीन्स गुलामी, गुलामी से छुटकारा मिलना चाहिए। हमारी सोसाइटी में जो ये इविल है, जो ये प्रैक्टिस है, बैड प्रैक्टिस है गुलामी की, इसको खत्म कर दो। इससे हर एक इंसान को फ्रीडम मिलनी चाहिए, चाहे वो अफ्रीका का है या इंडिया का है, पाकिस्तान का है, किसी भी कंट्री का है, किसी भी कास्ट से, उसको गुलामी से फ्रीडम मिलनी चाहिए, छुटकारा मिलना चाहिए। इसके बाद करते हैं हम बात आर्टिकल 5 की, दैट इज फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। जो हमारा आर्टिकल 5 है वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि टॉर्चर नहीं होना चाहिए किसी के साथ, फ्रीडम मिलनी चाहिए टॉर्चर से, और किसी के साथ भी गलत तरीके से ट्रीट नहीं होना चाहिए। किसी भी इंसान को हमारी सोसाइटी में गलत तरीके से ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद आती है हमारी आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 क्या बोलता है? राइट टू रिकॉग्निशन एज ए पर्सन बिफोर लॉ। हर एक इंसान को कानून के सामने रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए, एक इंसान के बिहाफ पे। इसके बाद बात करते हैं हमारे आर्टिकल 7, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून से पहले, लॉ इज कानून, कानून से पहले इक्वालिटी होनी चाहिए। जैसे रहीम है, दूसरा नाम फहीम है, रहीम और फहीम ने सेम मर्डर किया, तो अगर रहीम को ज्यादा सजा मिली और फहीम को कम मिली, दैट इज अनइक्वालिटी। इसलिए कानून से पहले इक्वालिटी होनी चाहिए। आर यू अंडरस्टैंड? इसके बाद है हमारा आर्टिकल 8, दैट इज राइट टू रेमेडी बाय कॉम्पिटेंट ट्रिब्यूनल। व्हाट इट मीन? जो हमारा आर्टिकल 8 है ये बोलता है कि हर एक इंसान को एक्सेस मिलनी चाहिए, हर एक इंसान को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। किसकी? वो जो अगर किसी इंसान के जो राइट्स है वो उनको वायलेट किया गया तो उसको जस्टिस मिलना चाहिए। इसके बाद है हमारा आर्टिकल 9, दैट इज फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड एक्साइल। हर एक इंसान को फ्रीडम मिलनी चाहिए कि ऐसे नहीं हुआ कि मैंने कुछ नहीं किया, पुलिस आई और मुझे उठा के ले गई। नहीं, विदाउट वैलिड रीजन मुझे पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर उनके पास कोई वैलिड रीजन ही नहीं है कि मैंने क्या किया है, ऐसे ही नहीं उठा सकती मुझे। इसके बाद है हमारा आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 क्या बोलता है? राइट टू फेयर पब्लिक हियरिंग। के बाद आता है हमारा आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 क्या बोलता है? राइट टू कंसिडर्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। हर एक इंसान को तब तक बेगुनाह माना जाएगा जब तक उस पे कोई जुर्म साबित ना हो। जैसे अगर किसी ने इल्जाम लगाया मुझ पे कि वो बंदा है ना, वो बंदा उसने कुछ किया, उसने कुछ गलत किया, तो तब तक मुझे कानून के सामने मैं इनोसेंट हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, जब तक वो जो उसने बात बोली उसको प्रूफ नहीं कर पाता। इसके बाद है आर्टिकल 12, दैट इज फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस विथ प्राइवेसी, फैमिली, होम एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। इसके बाद है हमारा आर्टिकल 13, दैट इज राइट टू फ्री मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द कंट्री। हर एक इंसान को हक है कि उसको फ्री, वो अपनी कंट्री में कहीं भी मूव कर सकता है, जा सकता है, घूम सकता है, और आउटसाइड ऑफ द कंट्री भी। इसके बाद है हमारा आर्टिकल 14, दैट इज राइट टू असाइलम इन अदर्स कंट्रीज फ्रॉम परसिक्यूशन। दैट इज कि अगर किसी इंसान को अपनी कंट्री में सेफ नहीं फील होता है तो वो किसी दूसरी कंट्री में जा सकता है। इसके बाद है हमारा आर्टिकल 15, दैट इज राइट टू नेशनलिटी एंड द फ्रीडम टू चेंज इट। हर एक इंसान को राइट है कि वो अपनी, उसको एक नेशनलिटी मिलनी चाहिए, सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, और वो उस नेशनलिटी को चेंज भी कर सकता है। जैसे आपने रिसेंटली सुना होगा अक्षय कुमार कैनेडियन रेजिडेंट बन गया, उसने नेशनलिटी कहाँ की ली? कनेडिया की। तो ये हक है इंसान के पास कि वो कहाँ का रेजिडेंट बनना चाहता है। इसके बाद है आर्टिकल 16, दैट इज राइट टू मैरिज एंड फैमिली। शादी और घर रखने, फैमिली रखने का एक इंसान के पास हक है। इसके बाद है आर्टिकल 17, दैट इज राइट टू ओन प्रॉपर्टी। हर एक इंसान के पास हक है कि वो कुछ प्रॉपर्टी को ओन कर सकता है।
आफ्टर दैट इज आर्टिकल 18 दैट इज फ्रीडम टू ऑफ बिलीफ एंड रिलीजन। हर एक इंसान को हक है कि वो, हर एक इंसान को फ्रीडम मिलती है कि वो कैसा, उसका बिलीफ कैसा है, कैसा सोच है, या वो कौन सा रिलीजन इख्तियार करना चाहता है। ऐसे किसी पे प्रेशर नहीं है कि आप हिंदू बनो, हिंदू से मुस्लिम बनो या मुस्लिम से हिंदू बनो। हर एक इंसान के पास फ्रीडम है, अपनी फ्रीडम है कि वो क्या करना चाहता है, किस रिलीजन में जानना चाहता है, उसका बिलीफ क्या। इसके बाद है हमारा आर्टिकल 19 दैट इज फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इंफॉर्मेशन। हर एक इंसान अपना ओपिनियन, अपनी जो सलाह है वो आगे रख सकता है। आर यू अंडरस्टैंड? इसके बाद अगर हम आर्टिकल 20 की बात करते हैं दैट इज राइट टू पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन। हर एक इंसान, जो हमारी सोसाइटी में लोग हैं, वो एक जगह पे मिल सकते हैं, एक जगह पे झुंड बना सकते हैं, मगर विदाउट आर्म्स। वो जो हमारी गवर्नमेंट है उनके खिलाफ ना हो, वो कोई दंगा ना करे, वो एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 21 दैट राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट एंड इन फ्री इलेक्शन। हर एक इंसान के पास हक है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेशन ले सकता है। आफ्टर दैट इज आर्टिकल 22 दैट इज राइट टू सोशल सिक्योरिटी। हर एक इंसान को सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। What it mean? वो उसको जो उसकी सोसाइटी में वो सिक्योर होना चाहिए। आफ्टर दैट आर्टिकल 23 दैट इज राइट टू डिजायरेबल वर्क एंड टू ज्वाइन ट्रेड यूनियन। हर एक इंसान के पास हक है कि वो उसको जो वो चाहता है काम करना वो कर सकता है, और वो जो भी जैसे बिजनेस की या ट्रेड की यूनियंस है या कंपनीज है वो उनको ज्वाइन कर सकता है, उसके पास अपना राइट है। After then article 24 that is right to rest and live. After that is article 25 that is right to एडवोकेट लिविंग स्टैंडर्ड। हर एक इंसान अपना जो अपना लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इंक्रीज कर सकता है। वो उसके को अपने आप पे है कि वो कैसा लिविंग स्टैंडर्ड चाहता है। आफ्टर देन आर्टिकल 26 दैट इज राइट टू एजुकेशन। हर एक इंसान के पास हक है कि वो एजुकेशन हासिल कर सकता है, वो हम जो भी तालीम है वो हासिल करने का उसके पास हक है, आप नहीं रोक सकते उसको। आफ्टर दैन दैट इज आर्टिकल 27 दैट इज राइट टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल लाइफ ऑफ कम्युनिटी। हर एक इंसान के पास हक है कि जो उसकी कम्युनिटी में जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही है उनमें वो पार्टिसिपेशन कर सकता है। इसके बाद हमारा आता है हमारा आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 क्या बोलता है? राइट टू अ सोशल ऑर्डर दैट आर्टिकुलेट्स this document. After that article 29 that is community duty is essential to free and full development. जो भी हमारी जो ड्यूटीज है, कम्युनिटी की ड्यूटीज है, वो एसेंशियल है, ज़रूरी है, ताकि जो डेवलपमेंट हो सके, फुल एंड फेयर डेवलपमेंट हो सकती है हमारी इस कम्युनिटी की। आफ्टर देन हमारा लास्ट आर्टिकल दैट इज आर्टिकल 13 दैट इज फ्रीडम फ्रॉम स्टेट और पर्सनल इंटरफेरेंस इन द अबव राइट। आशा करता हूँ कि आप सब लोग को अच्छे से समझाया होगा। अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।